अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाजिर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाज़रीन, इंसानी जिस्म में 200 से ज़ायद हड्डियां हैं और इतने ही जोड़ हैं जो हमें खड़ा रखने, चलने फिरने और काम काज करने के काबिल बनाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए हड्डियों का सेहतमंद होना नहायत ज़रूरी है। सिर्फ एक घुटने का दर्द इंसान को बेकार बना देता है। आजकल तो बहुत छोटी उम्र में भी हड्डियों के बहुत से मसाइल देखने में आ रहे हैं। नाज़रीन, बेशुमार ऐसी बीमारियां और ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी हड्डियों को मुतासर करते हैं। बर वक्त तशख़ीस और इलाज से बहुत से मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या हम इलाज के लिए एक माहिर मुआलिज के पास जाते हैं या नहीं। आज बात करेंगे हड्डियों और जोड़ों के मसाइल पर, और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर आबद नियाज़ी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर आबद नियाज़ी के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सुमैर रसीम, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर सुमैर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि हम बरह रास्त आपसे मुखातिब हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे मौजूद है। आपके जहन में कोई सवाल है, आप हमारे डॉक्टर साहबान से बात करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर आबद साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आपकी डेली प्रैक्टिस है और पाकिस्तान के हवाले से जो आप बहुत से पेशेंट्स देखते हैं, तो ज़्यादातर हड्डियों और जोड़ों के हवाले से किन मसाइल आप के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ। अच्छा, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है ना, वो एक ऐसी फील्ड है जो कि प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। इसका मतलब ये है कि मरीज़ हमारे पास डायरेक्ट भी आते हैं और हमारे पास रेफ़र भी होके आते हैं। तो ऑर्थोपेडिक के जो जोड़ और हड्डियों के जो मसाइल होते हैं, उसमें हर उम्र के हमारे पास मरीज़ आते हैं, और इसके अलावा हमारे पास दोनों जेंडर्स यानी मेल फीमेल दोनों पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, अगर हम कॉमन बीमारियां जो कि हमारे मरीज़ों में होती हैं जो हमारे पास आते हैं, उनको हम 5 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है ट्रॉमा यानी चोट लगना। इसमें फ्रैक्चर भी हो सकता है, मसल की इंजरी भी हो सकती है, स्किन की इंजरी भी हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास रगें हैं यानी आर्टरी जो खून लेके जाती हैं, वेन्स हैं, इनकी इंजरी होती है। और उसके बाद एक आखिरी चीज़ होती है जिसको नर्व्स कहते हैं, असाब। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ये तमाम चीज़ों के मरीज़ ट्रॉमा के साथ आ सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो ऑर्थोपेडिक का ताल्लुक़ होता है बाजुओं और टांगों से हो सकता है। यानी अगर आपके बाजू में चोट लगे, जिसमें हाथ है, बाजू है, कंधा है, चेस्ट है, रिब्स के फ्रैक्चर्स हैं, इसके अलावा नीचे पेल्विस से लेके पाँव तक की जितनी भी चोटें हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आती हैं। अब जो बाकी चोटें होती हैं जो एब्डोमेन के पीछे लगती हैं या चेस्ट के पीछे होती है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास यूजुअली नहीं आती। इसी तरह ये जो जबड़ा और ये जो है, ये भी ज़्यादातर इसके लिए अलग सर्जन होते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जन के दरमियान में होती हैं, जिसमें सर्वाइकल स्पाइन शामिल है, लंबर स्पाइन शामिल है, पेल्विस शामिल है। ये दोनों को कॉमन होता है। अच्छा, अब जब कॉमन चीज़ों की बात करें, नंबर 2 पे जो है ना इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला ट्रॉमा था, दूसरे में वो चीज़ें जिसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे हड्डी में इन्फेक्शन होती है जिसको क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। इसके अलावा मसल्स में इन्फेक्शन हो सकती है, स्किन में इन्फेक्शन हो सकती है, और दीगर जिस्म में हो सकती है। ये मरीज़ भी हमारे पास आते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ होते हैं जो कि जिस्म में कुछ, जैसे यूरिक एसिड है वो बढ़ गया, उसकी वजह से भी कुछ जोड़ों में मसल में प्रॉब्लम आ सकते हैं। फिर उसके बाद एक कॉमन चीज़ आती है जो कि जिसको हम कहते हैं डीजनरेटिव प्रॉब्लम, जो उम्र के साथ साथ जब आपकी एजिंग होती है तो आपकी कुछ चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। उन पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वो भी एक कॉमन चीज़ है। आखिरी जो हिस्सा होता है वो हम उसको कहेंगे कि वो है ट्यूमर्स। तो हड्डियों, जोड़ों, मसल्स, इन तमाम चीज़ों के ट्यूमर्स भी कॉमन है। अच्छा, सबसे जो कॉमनेस्ट चीज़ जो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आती है वो ट्रॉमा होता है। तो ट्रॉमा में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रैक्चर्स आते हैं। जो कॉमन फ्रैक्चर हैं जो कि हमारे पास आते हैं, वो कलाई के करीब जो हड्डी होती है इसका कॉमन है, ये हंसली या क्लेविकल का फ्रैक्चर है। अच्छा, फिर मुख्तलिफ़ जो ट्रॉमा है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रैक्चर्स हमें नज़र आते हैं। अच्छा, अगर हम यंग लोगों की बात करें जिनको ट्रॉमा होता है, तो उनके मोटर बाइक जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें टिबिया जो होती है, टिबिया हम बोन उसको कहते हैं जो कि घुटने और टखने के दरमियान की जो बोन होती है, इसको टिबिया कहते हैं। तो इसके कॉमनेस्ट फ्रैक्चर होते हैं जिनको ओपन फ्रैक्चर कहते हैं, यानी उनके साथ ज़ख़म भी होता है। तो ये सबसे कॉमन ट्रॉमा में पेशेंट होते हैं। बूढ़े लोगों में जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो हिप के फ्रैक्चर कॉमन है। बाथरूम वगैरह में गिर गए, हाँ, जैसे बाथरूम में गिरे या चलते हुए स्ट्रिप हो गया और गिर गए, उनके बाजू का फ्रैक्चर और जो उनके हिप का फ्रैक्चर है वो काफ़ी कॉमन है। बच्चों में अगर हम देखें तो बच्चों में भी बाजू के फ्रैक्चर बड़े कॉमन है,
उसके अलावा ये कलाई, ये जो हमारी कोनी होती है, इसके करीब काफ़ी लोगों का फ्रैक्चर बच्चों का होता है। ये काफ़ी सीरियस फ्रैक्चर भी होता है। और बच्चों की जो कि बोन डिफरेंट होती है, उनके फ्रैक्चर की जो नोयत है वो मुख्तलिफ होती है। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे यहाँ ट्यूमर्स कम हैं, ठीक है, इन्फेक्शन कम काफ़ी है। इसमें हमारी जो इन्फेक्शन पहले होती थी ट्यूबरकुलोसिस, वो आस्ता आस्ता काफ़ी कम हो गई है। अब हमारे पास ऑस्टियोमाइलाइटिस के केसेस आ सकते हैं। उसके बाद जो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम, जिसमें हम जॉइंट्स के प्रॉब्लम कह लें, तो हमारे पास कॉमनली प्रॉब्लम जो ओल्ड एज में आता है वो नी जॉइंट का आर्थराइटिस आता है। तो नी जॉइंट का आर्थराइटिस हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। और जो हिप जॉइंट है या कूल्हे का जोड़ है, इसका जो प्रॉब्लम है वो हमारे मुल्कों में कम है, यूरोप में ज़रा ज़्यादा है। हमारे में नी का आर्थराइटिस जो है कॉमन है। उसके बाद जो बाकी जोड़ हैं उनका आर्थराइटिस काफ़ी कम है। यानी शोल्डर का आर्थराइटिस हो गया या एल्बो जॉइंट, रिस्ट का आर्थराइटिस कम है, क्योंकि ये नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट हैं। चलने में हमें नीचे वाले जॉइंट्स को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो उनका आर्थराइटिस हमें कॉमनली देखने में मिलता है। डॉक्टर समेर, अभी तो हम देखते हैं कि आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनमें भी कमर का दर्द स्टार्ट हो गया है। अब वो आप बेहतर समझते हैं कि वो कंप्यूटर यूज़ की वजह से हो रहा है या मोबाइल की वजह से हो रहा है, लेकिन ये कमर दर्द की बेसिकली कॉजेज़ क्या आ रही है? जी, आपके पिछले सवाल से हम शुरू करते हैं। एक तो हड्डियों का टेढ़ापन भी हम लोग देखते हैं जी, और दूसरा आप मस्कुलोस्केलेटल बॉडी में कहीं भी पेन होता है तो वो हमारी क्लिनिक में एंड करता है यूजुअली। सही है। तो बाकी अब ये जो सवाल है आपका कि कमर में दर्द क्यों होता है, कमर में दर्द जो है एक बीमारी नहीं है, प्राइमरीली एक कंडीशन है। और ये प्रोलॉन्ग सिटिंग, मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है ना हमारा, उसकी वजह से होता है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से होता है। तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें ये हम मजबूर हैं कि हमें ज़्यादा देर बैठना पड़ता है और ज़्यादा देर खड़ा भी रहना पड़ता है, तो उसकी वजह से होता है। डॉक्टर साहब, ये कमर दर्द पे हम बात करें कि वो कहते हैं कि बस का जो कमर का दर्द में रीढ़ की हड्डी के मोरों में भी फ़र्क आ जाता है। ये व्हाट इज़, इसके हमारे नाज़रीन को बताया कि ये फ़र्क क्या होता है? क्या मोरे हिल जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, क्या होता है? अच्छा, मोरों की जो है ना, मैं आपको पहले तो आपको उसकी एनाटमी समझ आएगी, यानी उसकी खद खाल है वो पता चलेंगे, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको सोच सकते हैं। हमारा जो मोरा होता है वो हमारी रिंग या अंगूठी की तरह की शेप होती है, जिसमें जो नग वाली जगह है वो बहुत बड़ी होती है, जिसको हम बॉडी कहते हैं, और पीछे जो रिंग है उसमें पेडिकल और लेमिना होते हैं। अच्छा, मोरे जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही होते हैं जैसे बॉडी एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती है। पीछे जो है लेमिना और जो पेडिकल होते हैं वो भी आपस में चिपके होते हैं। इसमें 3 जॉइंट होते हैं। अच्छा, इनका जो काम है वो मूवमेंट करना है। तो हमारे जो मोरे हैं कमर के निचले हिस्से में, लंबर स्पाइन में अगर हम कॉमनली देखें तो 5 मोरे होते हैं, थोरेसिक स्पाइन में 12 होते हैं, ऊपर सर्वाइकल स्पाइन में 7 होते हैं। तो अब इनके दरमियान में मूवमेंट होती है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि चोट लगने से या फिर उनकी कमज़ोरी की वजह से एक मोरा अपनी दूसरे मोरे से हिल जाता है। अच्छा, इसको हम लिस्थीसिस मेडिकल टर्म में कहते हैं। तो मोरा उतर जाना इसको आम ज़बान में कहा जा सकता है। लेकिन जो चुक पड़ना है वो बेसिकली मोरे का उतरना नहीं है। कुछ लोग जो है ना चुक पड़ने को मोरे का उतरना कहते हैं और वो फिर देसी लोगों के पास जाके उसको चढ़वाने की कोशिश करते हैं। मोरा जो है एक दूसरे के ऊपर बड़ी सख्त किस्म के लिगामेंट जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, उनके साथ जुड़ा होता है और ये बहुत सीरियस चोट के साथ ही अलग हो सकता है। अच्छा, अब जो रिंग की जो मैंने मिसाल आपको दी है, उसमें जो जहाँ रिंग हम पहनते हैं, जो उंगली होती है हमारी, समझें, वो हिस्सा रिंग का छोटा होता है और वो होता है स्पाइनल कॉर्ड, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होती है। जब एक मोरा एक दूसरे से उतरेगा तो वो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेगा। अब जो मैं उसकी मिसाल ऐसी दूंगा, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे हमारे घर में या किसी भी जगह तारों का गुजरना है। हमारे जो हमने पाँव को जब हिलाना होता है तो हमने अपने दिमाग से हम आगे बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। किधर से, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। आवाज़ बहुत कम आ रही है, ऊँची बोलिए ज़रा। जी मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर, ये गैंठिए का जो मर्ज है, दर्दें हैं, इसका कोई इलाज बता दें। गैंठिए की, इस पर हम बात करते हैं जब भी, इस पर हम बात करते हैं। जी जी जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर अच्छा, साहब। अब जो हम लिस्थीसिस पे जो बात कर रहे थे, उसका उतर जाना। अच्छा, कुछ लोग हैं उसको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के तवज्जुह से कि जी, मोरे का उतरना जो है ना एक बहुत ही शदीद किस्म का इवेंट होता है। ये छोटी चोट से नहीं हो सकता और ये इतनी आसानी से चढ़ भी नहीं सकता। ठीक है, तो मोरा जब उतरेगा तो हमारी जो आसाब की रगें हैं, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो मोरे की बॉडी के पीछे से गुजर रही होती हैं, जैसे अंगूठी होती है, जो हमारी जो उंगली होती है वो समझे स्पाइनल कॉर्ड है।
जो उसमें से गुजर रही होती है। तो जब दो मोरे आपस में उनकी अलाइनमेंट ख़त्म होगी तो फिर वो स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर देगी। जब स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आएगा तो आम तौर पे वो जो हिस्सा है जहाँ पे ये मसला होगा उससे नीचे का हिस्सा हमारा वीक हो जाएगा। वीक होने का मतलब ये है कि उसमें हमारी हरकत कम हो सकती है, उसमें हमारी सेंसेशन कम हो सकती है, और कुछ जो जिस्म के ज़रूरी जो काम हैं जैसे पेशाब पखाने का कंट्रोल वो भी ख़त्म हो सकता है। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हम ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम हसन मुस्तफ़ा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर हम कमर के दर्द से बचना चाहते हैं तो मैंने किसी से सुना था कि अगर हम अपने जिस्म को मुसलसल मूवमेंट दें, यानी कि वॉक करें रोजाना या एक्सरसाइज करें, तो इन फ्यूचर हम दर्द से बच सकते हैं। जी जवाब दीजिए। हाँ। मैं गठिया की पहले क्वेश्चन का शॉर्ट में आंसर कर देता हूँ। गठिया का था, गठिया देखें रिमेटॉइड आर्थराइटिस की मेरा ख्याल है वो बात कर रहे हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस का जो आंसर है वो ये है कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस को डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स देनी पड़ती हैं, कंट्रोल करते हैं, उसका इलाज नहीं है। वो रिमेटोलॉजी की डोमेन में आता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप रिमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और उससे आपका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक हो गया। दूसरा ये क्वेश्चन है कि कमर के दर्द को से बचा जा सकता है या नहीं। जिस तरह हमने शुरू में बताया कि बहुत सारी कमर के दर्द की वजूहात हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, जिनको आप बचाव कर सकते हैं। अगर आप अपने पोस्चर का ख्याल रखें, प्रोलॉन्ग सिटिंग से बचें, एक्सरसाइजेस करें, खाने पीने में एहतियात करें, तो आपको कमर का दर्द नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़तरनाक हो सकती हैं कमर के दर्द। अगर आपका कमर का दर्द 6 महीने से ज़्यादा आपका रह रहा है, अगर कमर के दर्द के साथ आपको बुखार है, आपका वज़न कम हो रहा है, अगर आपकी टांगों में दर्द जा रहा है, ये चीज़ें हैं, तो फिर आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, मोरों के हवाले से बड़ा डिटेल उन्होंने बात की है। नॉर्मली ये लोग समझते हैं कि अगर मोरा स्लिप कर जाता है, डिस्लिप कर जाते हैं, तो ऑपरेशन करवाना लाजमी हो जाता है। और उसके आगे ये मिथ पाया जाता है जी कि नहीं वो फलां ने ऑपरेशन कराया था जी, तो फिर वो चलना फिरना बंद हो गया जी, वो चल नहीं सका जी, सारी उम्र के लिए मफलूज हो जाएंगे। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? पहली बात है कि क्या ज़रूरी है कि इस पर ऑपरेशन करना? मैं दोनों डॉक्टर से सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या ज़रूरी है उसका ऑपरेशन करना, और फिर क्या वाकई ऐसी कोई रिस्क होता है कि उस रीढ़ की हड्डी का जब ऑपरेशन होता है तो कोई टांगें मफलूज हो सकती हैं? देखिए, हर ऑपरेशन का रिस्क है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं। आप कह रहे हैं डिस्क स्लिप होने का, जो डॉक्टर आबिद ने चीज़ें बताई हैं वो तो हैं एक लिस्ट में, और जो आप बता रहे हैं वो भी एक चीज़ है। जिस तरह ये कि डिस्क पीछे निकल आए, जो दो मोहरों के दरमियान में कुशन है डिस्क का, वो पीछे निकल आए, स्लिप होकर अपनी जगह छोड़ दे, तो वो भी बग़ैर ऑपरेशन के भी ठीक हो सकती है। वो विद टाइम जब उसमें से पानी निकल जाएगा तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ अ स्पाइनल सर्जन और अंडर सुपरविजन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन हु इज़ डीलिंग विद स्पाइन, उनके अंडर केयर आपको रहना चाहिए। हाँ, अगर वो ठीक नहीं हो रही फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन कराने में ये है कि आपकी जो अलामात हैं वो आपकी इन्वेस्टिगेशंस MRI के अलामात के साथ मैच करती हैं, तो फिर आपको डॉक्टर साहब कहेंगे कि आप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए, और आप अपना ऑपरेशन कराएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, रिस्क हर सर्जरी का होता है, लेकिन अब एडवांसमेंट बहुत आ चुकी है, अब इट इज़ अ सेफ सर्जरी, तो कैलकुलेटेड रिस्क है, और अगर आपको तकलीफ है, आप ठीक नहीं हो रहे, तो आप करवा सकते हैं। मुसलसल तकलीफ में रहने से बेहतर है कि वो रिस्क ले लिया जाए। जी जी जी। अच्छा, इसमें मैं भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। देखें, जो लिस्थीसिस है वो एक चीज़ है, और डिस्क स्लिप जो है ना वो दूसरी चीज़ है। अब लिस्थीसिस की जो बात करते हैं तो एक्यूट लिस्थीसिस है जो अचानक हुआ है। लिस्थीसिस हमारे जरा नाज़रीन की वजाहत के लिए बताएं, ये होता क्या है? लिस्थीसिस जैसे मैंने पहले बताया कि एक मोहरा जब दूसरे मोहरे से उतर जाता है, इसको लिस्थीसिस कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब लिस्थीसिस जो है ना दो किस्म का होता है। एक लिस्थीसिस वो होता है जो कि ट्रॉमा या एक्यूट लिस्थीसिस यानी अचानक होना, और एक होता है जो आस्ता आस्ता होता है। जो अचानक होता है आम तौर पे अगर वो सिम्टम्स दे स्पाइनल कॉर्ड की ऑब्स्ट्रक्शन की, तो उसकी सर्जरी लाजमी होती है और वो इमरजेंसी होती है। ठीक है। अब जो लिस्थीसिस डीजनरेटिव होता है या आस्ता आस्ता होता है, आम तौर पे वो एक जगह जाके रुक जाता है। अच्छा, उसकी सर्जरी कम होती है। ये मोरा खुद भी उतर जाता है, इसमें हम बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चलें, ड्रॉप हो गया जी। तो दूसरा चीज़ है डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप का जो है ना, अब डिस्क स्लिप जब होती है तो वो पीछे स्पाइनल कॉर्ड को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड में नॉर्मली जो होती है अच्छी खासी स्पेस होती है। ये जो हमारी नर्व्स जा रही होती हैं, एक ये पानी की थैली के अंदर जा रही होती हैं, तो छोटी डिस्क जिसको हम डिस्क बल्ज कहते हैं वो ज़्यादातर सिम्टम नहीं देती। और अगर हम अब जो सारे लोग हैं उनका MRI करें, 100 लोगों का MRI करें, तो शायद हो सकता है कि
35-40 साल से ज़्यादा लोग हैं, उनमें से तकरीबन हर दूसरे का डिस्क प्रोलैप्स निकलेगा, थोड़ा सा डिस्क बल्ज निकलेगा, लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं होंगी। सर्जरी उनकी की जाती है जिनको सिम्टम्स आते हों। आम तौर पे आपने लफ्ज़ सुना होगा शियाटिका। तो ये डिस्क जो प्रोलैप्स है या डिस्क स्लिप है, ये शियाटिका की सूरत में अगर सिम्टम दे तो फिर सर्जरी की जाती है। इसमें जो आम तौर पे सिम्टम क्या होती हैं कि आपकी कमर से जो दर्द है वो टांग और रान के पीछे से पाँव तक जा रहा होता है। अच्छा, ये यूजली जो दर्द है ये चलने पे आपको ज़्यादा होता है। अगर ये रेस्ट पे हो रहा है तो ये इतना ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना चलने पे है। अच्छा, इसके साथ अगर आपकी मसल्स या पट्टों में कमज़ोरी आ रही है, आपसे चला नहीं जा रहा, आप कहते हैं कि थोड़ी देर जाके मुझे बैठना पड़ रहा है, तो ये वो सिम्टम है जिसकी बुनियाद पे हम लोग डिसाइड करना है कि आया हमें ऑपरेशन करना है कि नहीं करना। अच्छा, इसमें मैं हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, शबीर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी क्या पूछना मेरा सवाल ये है, एक तो रेमेटोलॉजिस्ट और एक ये जो सर्जन है बैठे हुए, इनमें फर्क क्या है? किस मरीज को किसके पास जाना चाहिए? ठीक है, ये भी बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। जब हम ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं तो उनका मुख्तलिफ सिनेरियो होता है। मैंने 4, 5, 6 डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन वो सम अप नहीं करते किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, कुछ मेडिसिन पे रिलाय करते हैं, कुछ एक्सरसाइज पे रिलाय करते हैं, कुछ किसी चीज पे रिलाय करते हैं। तो इसमें मरीज को बड़ी कंफ्यूजन होती है। जो मैंने तजर्बा किया है उसमें यह है कि एक्सरसाइज प्ले अ वाइटल रोल। अगर आप कंटिन्यूस करते रहें, उसमें जो दर्द की दवाएं हैं वो इफेक्टिव होती हैं, उनका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहे, लेकिन मेरा ज्यादा कंसर्न है रेमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक का। ये काइंडली ज़रा तफसील से बताएं। हाँ, इसमें मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। देखें, एक चीज़ होती है मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक होता है सर्जिकल स्पेशलिस्ट। ऑर्थोपेडिक सर्जन यूजली सर्जिकल स्पेशलिस्ट होता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम वो वाले सिर्फ मरीज़ देखते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। हमारे पास मेरे ख्याल से मेरी जो प्रैक्टिस होगी या एक एवरेज ऑर्थोपेडिक सर्जन की जो प्रैक्टिस होगी, उसमें मे बी 70-80% जो लोग होंगे उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है सिर्फ। सही, एक्सरसाइजेज, मेडिसिन, डिजीज़, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। बहुत कम लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जो रूमेटोलॉजिस्ट होता है वो ऑर्थोपेडिक का मेडिकल डॉक्टर कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें जो होता है कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, जैसे गैंटिया की सवाल भी अभी आया था हमारे पास। तो गैंटिया को ऑर्थोपेडिक सर्जन भी ट्रीट करते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट भी ट्रीट करते हैं। अच्छा, जो होता है ना हल्का गैंटिया, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी ट्रीट कर रहे होते हैं, इवन मेडिकल स्पेशलिस्ट भी ट्रीट कर देते हैं। रूमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं यूजली सिवियर किस्म का गैंटिया जो होते हैं उनको करते हैं। रूमेटोलॉजिस्ट के पास यूजली जो पेशेंट आते हैं वो नॉर्मली ऑटोइम्यून डिजीज़ के आते हैं। ठीक है। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होता है वो उन तमाम चीज़ों को देखता है जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। अब एक जैसे गैंटिया का पेशेंट है जिसका घुटना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, अब वो रूमेटोलॉजिस्ट की डोमेन में नहीं है, वो ऑर्थोपेडिक की डोमेन में है, क्योंकि उसको सर्जरी की ज़रूरत है। उसको जो है ना जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा तो वो रूमेटोलॉजिस्ट। तो आप जो है ना आम लोगों के लिए मेरा ख्याल होगा कि आप दोनों के पास जा सकते हैं। आपके पास जो इजीली एक्सेसिबल है उनके पास जाएं। ऑर्थोपेडिक सर्जन नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, हर जगह होते हैं। रूमेटोलॉजिस्ट की तादाद काफ़ी कम होती है। यूजली रूमेटोलॉजिस्ट को लोग पेशेंट रेफ़र करते हैं। नॉर्मली वो प्राइमरी नहीं होते, प्राइमरी ऑर्थोपेडिक्स होते हैं। जब वो देखते हैं एक पेशेंट को डायग्नोज करते हैं तो वो रूमेटोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देते हैं, या फिर कुछ केसेस होते हैं जो हमारा ग्रे जोन होता है न्यूरोसर्जरी के साथ भी, तो हम न्यूरोसर्जरी के साथ भी काम करते हैं, उनको भी पेशेंट भेजते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है उसमें। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस पे हमने थोड़ी सी पहले बात की है। हमारे नाज़रीन के ज़हन में एक सवाल आता है कि आर्थराइटिस होता क्यों है। अच्छा, क्या इसकी वजह कोई विरासती अवामल हैं या इसमें ये कोई ऑटोइम्यून मैटर्स है कि हमारी अपनी बॉडी ही हमारी दुश्मन हो जाती है? और क्या अगर फैमिली में अगर किसी बड़े को पाया जा रहा है तो कितना चांसेस है कि अगली नस्ल में ये मुंतकिल होता चला जाएगा? देखें, जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बात हुई थी पहले और उसके बाद रिमेटोलॉजिस्ट की भी बात हुई। रिमेटोलॉजिस्ट जो है ना प्राइमरीली वो सिस्टमिक डिजीज़ को एड्रेस करते हैं। मतलब ये है कि ऐसी प्रॉब्लम जो आपको जोड़ों के साथ बाकी किसी और सिस्टम को भी प्रॉब्लम दे रही हो, यानी कि स्किन को दे रही हो, जीआईटी को दे रही हो या किसी और चीज़ को दे रही हो, वो प्राइमरीली पेशेंट ही रिमेटॉइड आर्थराइटिस का है, वो रिमेटोलॉजिस्ट का है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन का पेशेंट नहीं है। बाकी रहेगा आर्थराइटिस का। सब आर्थराइटिस जो है ना वो जोड़ के दर्द को आर्थराइटिस कहते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब मैं कहीं देखा कि उनके जोड़ इतने बड़े सूज गए होते हैं। वो उसकी सर टाइप्स है ना, एक तो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है जो एज के साथ आता है, वो सबको होना है, सबको एजिंग के साथ डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होना है। एक होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस,
उसमें गाउटी आर्थराइटिस होता है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है। जी, ये प्राइमरीली रियोमेटोलॉजिस्ट देखेगा। ठीक। एक होता है सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस में आपके जोड़ में इन्फेक्शन है जो कि प्राइमरीली एक बैक्टीरिया उसकी रीज़न है, वो एक इमरजेंसी है और उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन देखेगा। वो एक इमरजेंसी है, उसमें आपने फ़ौरन हॉस्पिटल आना है और फ़ौरन जॉइंट को वॉश करवाना है। सही है। उसमें आप वेट नहीं कर सकते। सही है। वरना वो जो बैक्टीरिया है वो जोड़ की कार्टिलेज को खा जाएगा और वो कार्टिलेज दोबारा कभी नहीं अच्छा, आएगी। अच्छा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो 3 मुख्तलिफ टाइप्स हैं, डिजेनरेटिव सबको होगा और एक डॉक्टर्स को बेहतर डायग्नोस कर सकता है। जी। इसमें जीपीज़ का भी बहुत रोल है, क्योंकि मरीज़ सबसे पहले जो है वो मोहल्ले के किसी डॉक्टर के पास जाएगा। तो अगर किसी मरीज़ का घुटना सूजा हुआ है या हिप सूजा हुआ है या कोई बच्चा है जिसको टांग में दर्द है और बुखार है और वो बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब या तो उसको सेप्टिक आर्थराइटिस है या उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस है। सही। तो ये पोटेंशियल कैंडिडेट है ऑर्थोपेडिक सर्जन का। तो आप इसको वेट ना करें, फ़ौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास रेफ़र करें, बिकॉज एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस कन्वर्ट हो सकता है क्रॉनिक मतलब क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रॉनिक का कोई मेडिसिन में इलाज नहीं है। सही है। उसका ऑपरेशन ही होगा। ओके। कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, अमरीन बात कर रही हूँ। कहाँ से बात मैं कर रही हैं? डॉक्टर न्याजी से बात करना चाह रही हूँ। जी, आप आपकी बात सुन रहे हैं। आप किस शहर से बात कर रही हैं? लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगी? प्रॉब्लम ये टेलीफोनिक बोन्स हैं, उसकी जो लेग्स हैं वो टेलीफोनिक बोन्स हैं, उसकी हड्डी बहुत नाजुक है, वो टूट जाती है। तो मैं पूछना ये दरअसल चाह रही हूँ कि क्या इसकी सर्जरी पॉसिबल है, और अगर हम इसकी सर्जरी की तरफ जाते हैं तो क्या ये खड़ा हो पाएगा, या इसमें आप लोग कोई वैसे ओरल में इसको कोई कैल्शियम या इस तरह की चीज़ें रिकमेंड करते हैं? दरअसल मेरा ये क्वेश्चन मेन ये है कि मैं सर्जरी की तरफ जाना चाह रही हूँ कि इसकी जो बोन्स हैं वो मुड़ रही हैं, तो क्या ये पॉसिबल है इसकी सर्जरी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में? बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चा 11 इयर्स का है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में ये पूछ रहे हैं। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है ना, जैसे नाम उसका है ऑस्टियोजेनिक, यानी उसकी जो बोन का बनना है वो एबनॉर्मल होता है। ये बच्चों की बीमारी है जो छोटी बचपन से शुरू होती है और ये फैमिलीज़ में रन करती है। अच्छा, इसमें जो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव जो डिज़ीज़ होती है, जिसमें सीवियर जो होता है बोन की जो नशोनुमा है वो सही नहीं हो सकती। अच्छा, इन बच्चों में क्या होता है कि ये बहुत जल्दी इनकी बोन जो है ना वो फ्रैक्चर हो जाती हैं बगैर चोट लगे या मामूली चोट लगे, और वो फिर जब जुड़ती हैं तो वो टेढ़ी जुड़ती जाती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाती है, लेकिन मोस्ट जो बच्चे होते हैं जो छोटी उम्र के होते हैं वो सर्जरी के बग़ैर उनको मैनेज करना ज़्यादा बेहतर होता है। सर्जरी में जो हम इम्प्लांट यूज़ करते हैं वो उस बोन में, अगर तो वो सीवियर किस्म की डिसऑर्डर है तो उसमें स्टे ही नहीं करते, क्योंकि बोन में ताकत नहीं है। लेकिन जो इनका क्वेश्चन है उसको जो है ना बच्चे को असेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही फाइनल राय दी जा सकती है। एक जनरलाइज राय नहीं दी जा सकती कि हम एक जनरलाइज राय देते हैं। यहाँ बैठ के करना मुश्किल होता है। तो मेरा इनके लिए मैसेज ये होगा कि आप जो है ना किसी ऑर्थोपेडिक को दिखाएं, वो डिस्कस करें, उनके एक्सेस देखे जाएंगे, उसके बाद हम कोई किसी एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ज़्यादा खाना और मोटापा ये आपकी हड्डी और जोड़ों के प्रॉब्लम में क्या रोल अदा करता है? देखें, वज़न तो आपके जोड़ों ने उठाना है ना। ये हम नहीं कह सकते कि अगर आप मोटापे की वजह से आर्थराइटिस हो जाएगा, लेकिन अगर आपको आर्थराइटिस है और आप मोटे भी हैं तो आपके जोड़ जो ऑलरेडी कंप्रोमाइज हैं उन पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो आप सफ़र ज़्यादा करेंगे। तो एडवाइस यही है कि आप अपने वज़न को एतदाल के साथ कंट्रोल करके रखें। अच्छा, इसका मैं आपको एक और अच्छा सा मुझे जब अक्सर पेशेंट जो है ना मुझसे पूछते हैं कि मोटापे का मेरे आर्थराइटिस पे क्या असर होता है, तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्थराइटिस जो होता है ना, ये हड्डियों की बीमारी नहीं है। ये हड्डियों के ऊपर एक कार्टिलेज लगी होती है, उसकी बीमारी है। कार्टिलेज की ऐसी ही चीज़ है जैसे एक बैरिंग का सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस, और जो जॉइंट होता है वो उसकी ग्रीस होती है। आर्थराइटिस जो होता है उस सरफेस के रफ होने को कहते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि एक गाड़ी है जो आपके पास है और उसका इंजन वीक है। जब आप शहर में चलाएंगे, अकेले चलाएंगे, तो शायद उसकी सिम्टम नहीं आएंगी। जब आप 4 बंदे बिठा के मरी लेके जाएंगे तब वो धुआं देगी। तो आर्थराइटिस का भी यही ताल्लुक है कि जब आप मोटे होंगे और आपका आर्थराइटिस हो जाएगा तो आपकी सिम्टम बहुत जल्दी पता चल जाएंगी और आपका जो है ना प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया। अच्छा, कुछ स्टडीज़ ने ये शो किया है कि अगर एक बंदे का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है और उसको घुटनों का आर्थराइटिस है
अगर वो अपना वज़न को 10% कम कर दे, सपोज 100 था, 10% का मतलब 10 किलो 90 पे आ जाए, उसकी जो सिम्टम्स हैं वो 50% कम हो जाती हैं। अच्छा। इस वजह से हम अक्सर आपने देखा होगा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन वज़न कम करने का बहुत कहते हैं। तो मोटापे के साथ आप एक्टिव हो सकते हैं और आप हो सकता है स्लिम हो और आप इनएक्टिव हों, ठीक है। तो एक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि पतला होना या मोटा होना या नॉर्मल होना, लेकिन एक बेटर है कि आप नॉर्मल हों। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। से बोल रहा हूँ, जावेद मेरा नाम है जी। सर। मेरी दोनों टांगे सुन हो गई है, ताकत नहीं है, चल नहीं सकता, दोनों टांग में खिंच पड़ी हुई है, दाई टांग के घुटने से ऊपर भी दोबारा कॉल करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एरिया वो भी प्रोफेसर साहब, आवाज़ बहुत कम आ रही है स्टूडियो में, आवाज़ थोड़ी सी एनहांस करें जी, थोड़ी सी इंक्रीज़ करें। डॉक्टर साहब, क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ हर बंदे को घुटनों की प्रॉब्लम होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि हर बंदे पे एजिंग आती है। अब अगर आप देखें, बाल सफ़ेद होना है, ज़्यादातर लोगों के बाल सफ़ेद होंगे। उम्र के साथ साथ जो कार्टिलेज है इसकी डीजनरेशन होती रहती है, ठीक है। तो इसी तरह जो आपकी हड्डी है वो जब आपकी उम्र 35-40 से ज़्यादा होती है तो इसमें जो होता है कैल्शियम की मिकदार कम होती जाती है। इसी तरह कार्टिलेज की जो रिपेयर है, रिपेयर का प्रोसेस डेली चल रहा होता है, ये आस्ता आस्ता कम हो रहा होता है। अच्छा, अब होता ये है कि हमारी जो उम्र जब होती है 12 से लेके 25-30 साल तक की जो उम्र में हम जो एक्टिविटी करते हैं, अपनी डाइट लेते हैं और जो एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारा बोन बैंक होता है, यानी हमारी जो कार्टिलेज है वो स्ट्रेंथ उसमें आती है। फिर हम अगर अपनी रूटीन को अच्छा रखें, अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखें, तो हमारी जो डीजनरेशन है वो कम होती है। अच्छा, अब हमारी जो सारी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से मैं बात करूं, तो हमारे जो मर्द होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा चलते फिरते रहे, वो अपनी इस उम्र में बहुत फ़िज़िकल काम करते हैं। अच्छा, जब इस उम्र में फ़िज़िकल काम अच्छा करते हैं तो उनकी बोन भी स्ट्रांग होती है, उनकी कार्टिलेज भी स्ट्रांग होती है, डीजनरेशन उनकी भी हो रही होती है, बाकी लोगों की भी हो रही होती है। अच्छा, हम लोग जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं जिसमें कार्टिलेज बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ग्रेड 4 आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, रिप्लेसमेंट पे पूरी बात नहीं, अभी मैं सिर्फ इस सिलसिले में बात कॉल ले लो एक बार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या मेरे घुटने के अंदर तकलीफ है और सोजिश भी आई हुई है। जी जी। एक घुटने में कम है, दूसरे में ज्यादा है। जी जी। अच्छा, एड़ियों में भी दर्द रहता है। तो इसके अलावा ना वो एक घुटने में अभी इसी हफ्ते में ना ज्यादा आ गई है दर्द। जी जी। तो मुझे क्या करना चाहिए और मेरे लिए क्या बेहतर है? उम्र कितनी है आपकी? मैंने उम्र कितनी है? हेलो, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी तकरीबन 47 साल एज है। 47 साल एज। एक्सरसाइजेस करें, आपको डिजेनरेटिव आर्थराइटिस प्रोबेबली स्टार्ट हो गया है और किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए या और रिमेटोलॉजिस्ट। 47 साल की उम्र में भी स्टार्ट हो सकता है? सर ये स्टार्ट 40 में हो जाता है। अच्छा। ऑब्वियस किसी को 45 में होगा, किसी को 50 में होगा, किसी को 60 में होगा, किसी को 70 में होगा, किसी को 80 में होगा। तो स्टार्ट ये हो जाएगा 40 के बाद। अच्छा, ये मैं अपना सवाल जो था ना जो ये क्योंकि इससे रिलेटेड है तो मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो वो लोग जो कि अपनी जवानी में एक्टिव रहते हैं उनका कार्टिलेज बेहतर होता है। अच्छा, उनकी जो कार्टिलेज जब ख़राब होनी शुरू होती है तो बहुत लेट एज तक जाती है। वो लोग जो है ना ज़्यादा उम्र तक ठीक रहते हैं। अच्छा, पुराने ज़माने की मैं आपको बात बताऊं कि जो हमारे पहाड़ी इलाके के लोग थे, मरी या एबटाबाद के लोग थे, इनके बारे में कहते थे कि 80-80 साल के लोग भी जो है ना पहाड़ों पे चढ़ रहे होते थे, उतर रहे होते। उसकी वजह क्या थी कि वो बचपन से वो काम करते थे, उनकी कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग होती थी, उनकी बोन स्ट्रॉन्ग होती थी। हमारे लोग कहते हैं कि शायद उनकी ग़ज़ाएँ अच्छी थी। नहीं, ग़ज़ाएँ अच्छी नहीं थी, उनके पास तो ग़ज़ा के लिए बहुत पैसे नहीं होते थे। उनका असल जो चीज़ थी, जो बेहतर थी, वो ये थी उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। तो मेरे ख़्याल से जो एक मैसेज मैं तमाम लोगों को इस चैनल के तवज्जुह से देना चाहता हूँ कि अगर आप आर्थराइटिस से बचना चाहते हैं तो अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रखें, अपने वज़न को कम रखें, और अगर कोई इंजरी होती है जिसमें आपके जॉइंट में प्रॉब्लम होता है तो उसका बर वक्त इलाज कराएं। मैं इसी सवाल पे आपको से पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि किसी एज की किसी भी स्टेज पे कोई इंजरी हुई हो और वो पेन रिकवर कर जाए, लेकिन वो इंजरी बाद में जाके आपके घुटने के लिए प्रॉब्लम पैदा करे? एग्जैक्टली। देखिए, पहले कॉलर सर ले लो, इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम जी भाई, मैं गुजरांवाला से अतार मान बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे?
जी मुझे ये ना मोरों का मसला है। तो पिछले 2 साल पहले मेरे ना डिस्क, यानी कि डॉक्टर ने कहा था आपकी डिस्कें ही गई हैं, तो ये मेरी जो बाईं टांग है ना ये सोई रहती है सर। अच्छा, तो इसके मुताबिक आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ उसका? पहले इनका जवाब दे दीजिए। हाँ जी जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी जो टांग सोई रहती है ना, इसका ये मसला होता है किसी वक्त मैं रात को सो जाऊँ ना तो मेरी पट्ठा खींचा जाता है। उम्र आपकी कितनी है? उम्र कितनी है? उम्र 42। 42। गुजरावल, काम क्या करते हैं? मेरा ये वैसे मसाला जार का काम है, सुरख मिर्च हल्दी वगैरह। प्रोलॉन्ग सिटिंग का काम। हाँ, प्रोलॉन्ग सिटिंग का होगा और वेट उठाने का काम होगा। देखिए इसमें आपका यकीनन आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, वो आपका मुआयना करेंगे, वो देखेंगे कमर का दर्द है और वो टांगों में तो नहीं जा रहा। फिर जो तारें होती हैं कमर की वो टांगों तक जा रही होती हैं। इंडिविजुअल तार का मुआयना करते हैं कि कौन सी किस तार में वीकनेस आ गई है, सेंसेशंस की वीकनेस है या पावर की वीकनेस है। फिर उसको MRI करा के कोरिलेट करेंगे डॉक्टर साहब। फिर आपको कुछ दवाइयाँ देंगे और वर्जिशें और एहतियातें बताएंगे। फिर आप फॉलो अप करेंगे 4 to 6 वीक्स के बाद। या तो आप इम्प्रूव करेंगे या आप ख़राब हो जाएंगे या आप वैसे ही रहेंगे। फिर आपको वो ऑप्शन दे देंगे दूसरा, उसमें इंजेक्शन वाला भी ऑप्शन है और ऑपरेशन वाला भी ऑप्शन है। इस वेले हम इंजरी के ऊपर बात कर रहे थे। जी, इंजरी की बात, पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी के पहले 30 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह डॉक्टर आबिद ने आपको बता दिया। पहले ज़िंदगी के 30 साल जैसे आपने गुजारे हैं वो डिटरमिन करेंगे बाकी के अगले 60-70 साल आपके कैसे होंगे। सर एक कॉलर और ले लें आप जी। अच्छा जी, ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी जी, कहाँ से? मैं कशीर से बात कर रहा हूँ। मेरे घुटनों में काफी अरसे से प्रॉब्लम है। जी जी, उम्र बताएं कितनी है? और जो है अभी घुटने थोड़े बीच हो रहे हैं और मेरे टेक्नो में जो है ना बहुत ज्यादा दर्द रहता है। बाकी मेरा जोड़ों का मसला है लेकिन ज्यादा टेक्नो में दर्द रहता है, चलना फिरना बिल्कुल अभी रह गया है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र इसके कितनी? लिए आपके पास कोई उम्र बताएं। उम्र कितनी है आपकी? अच्छा, बहरहाल इनका जो सवाल है वो जो है ना उसको मुख्तलिफ तरीके से जवाब दिया जा सकता है। देखें, अपरेंटली जो लग रहा है वो है कि इनके मुख्तलिफ जोड़ों में दर्द है। ये रोमेटाइड या गैंटिया की तरफ ज़्यादा जाता है, दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। अब इस तरह के पेशेंट को हमें असेस करना पड़ेगा कि उनका किस किस्म का प्रॉब्लम है, टेस्ट करने पड़ेंगे, कुछ एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम किसी एक तशखीस पे पहुंच सकते हैं। और उसके बाद अगला हिस्सा उस वक्त ही बताएंगे जब ये तशखीस होगी और उसको किस किस्म की। तो आपके लिए भाई मेरा जो मशवरा होगा कि आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को पहले दिखाएं, वो असेस करेंगे, टेस्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। एक और मर्सद कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं जावेद नाम है, रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। 65 उम्र है जी। 65 उम्र है सर जी। मेरी दोनों टांगों में दर्द है, सुन हुई है, चल नहीं सकता हूँ, खिंच पड़ी हुई है दोनों टांगों में। दाईं टांग के ऊपर जो पट है उसमें भी चीख पड़ी हुई है। नाभ से नीचे जो हिस्सा है वो कभी कभी सुन हो जाता है। 65 साल उम्र है डॉक्टर साहब। 65 साल उम्र है, दो टांगे सुन्न है जी। डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है, प्रोबेबली वो स्पाइन के अंदर भी आई हुई है और प्रोबेबली वो नीज के अंदर भी आई हुई है। प्रोबेबली उनके विटामिन B12 भी कम होगा। तो वो आप ले जाएं किसी डॉक्टर के पास और टेस्ट करेंगे, आपको एक्सरे करेंगे, मुआयना करेंगे, आपको बताएंगे, एडवाइस करेंगे। इंशाल्लाह डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है ना सर। तो ये ज़्यादा बढ़ एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ों के साथ जवाब हम यहाँ पे आपके प्रोग्राम में दे नहीं सकते सर। गाइड कर सकते हैं जी सर। जी जी। और ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको डिले करेंगे तो ये चीज़ मज़ीद खराबी की तरफ जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर लोग हमें व्हाट्सएप पे भी एक्सरसाइज भेजते रहते हैं, इस तरह क्वेश्चन करते रहते हैं। देखें, जब तक कि आप फिजिकली एग्जामिन नहीं करते आप पेशेंट का सही तरीके से बता नहीं सकते। इसी वजह से जो टेलीमेट्री है, जो कि दूर से इलाज है, वो ऑर्थोपेडिक्स में या दीगर स्पेशलिटीज़ में कामयाब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ असद साहब। मेरी उम्र है 50, गुलाम मुस्तफ़ा नाम है। जी जी। मुझे सर ये बैक पेन है होती है ना बॉटम लाइन में सर, ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ या चलता हूँ जी तो मुझे जो है ना बहुत शदीद पेन होती है। जी जी। तो इसका अगर ये आबा न्याजी साहब या समीर नसीर साहब जो हैं, जो आपके पास बैठे हुए हैं, बहुत माशाल्लाह माहिर हैं, वो अगर बता दें मुझे। वैसे टेबलेट वगैरह तो मैं सर खाता रहता हूँ, आपको पता है डॉक्टर वो हैवी किस्म के टेबलेट देते हैं जी जी, लेकिन उससे कोई अफाका नहीं होता। कोई एक्सरसाइज मुझे सर ये बता दें तो मैं चले वो प्रॉपर्ली किया करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। दोनों से सवाल है। दोनों से, या तो उनको लंबैगो या कमर का दर्द है, या जो कह रहे हैं वो टेल बोन का, तो उसको कॉक्सीडीनिया कहते हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं। प्रोलॉन्ग सिटिंग से ये बढ़ जाता है
और इसमें उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ थोड़ी सी खानी पड़ेंगी, थोड़ा सा पोस्चर का ख्याल करना पड़ेगा। अगर कॉक्सीडेनिया तो कॉक्सिक्स कुशन लेंगे और बैक की सपोर्ट लेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस कमर की होती हैं वो लेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे वैसी प्रॉब्लम। अच्छा, ये क्या ये टेल बोन का पेन ठीक हो जाता है? जी, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें हम ये नहीं बता सकते कि आपको 3 महीने में ठीक होगा या 6 महीने में ठीक होगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्योंकि ये बड़ा शदीद पेन होता है ये भी। जी, लेकिन सर ये ठीक हो जाता है। इसमें एहतियात करनी ज़रूरी होती है। ज़्यादातर हमारे जो लोग होते हैं वो क्या होता है कि टेल बोन का फ्रैक्चर ये पेन हो, वो क्या करते हैं कि वो कुशन उनका जो हम बताते हैं वो थोड़े दिन इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी पेन ठीक होती है, फिर वो छोड़ देते हैं। इसके लिए जो ज़रूरी होता है कि काफ़ी लंबे अरसे आपको कंसिस्टेंटली ये इस्तेमाल करना होता है। आप अपने साथ कुशन ऐसे ही ले जाएं जैसे औरतें अपने साथ पर्स रखती हैं। सही है। तो आप अपना वो कुशन लेके जाएं, जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे कुशन पे बैठें, और अगर आपके पास कुशन नहीं है, आप कहीं चले गए हैं, तो बेहतर या आप खड़े रहें, बिल्कुल बैठे ना। अच्छा, तब जाके ठीक होता है। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि वो थोड़ा सा वो करते हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद एहतियात छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा तकलीफ शुरू हो जाती है। सही। एक कॉलर हमारे साथ और है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। जी जी मेरी वाइफ का मसला है घुटनों का। जी जी। पाँव पे ना सोजश हो जाती है बहुत ज्यादा। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है? हमने चेकअप करवाया है, वो डॉक्टर यही कहते हैं कि एक्सरसाइज, और उनके पट्ठों का मसला है, तो बिस्तर जो मशवरा वो हमें दें, क्या करें हम? उम्र कितनी है आपकी? दवाई खा रहे हैं। तो दूसरा उनको ना यूरिन का मसला है। जी जी। पेशाब बहुत ज्यादा आता है। उम्र बताएं, उम्र कितनी है आपकी? जी, उम्र कितनी है? अच्छा, इनकी बेगम का मसला 60 के करीब है। 60। वो प्रोबेबली सर उनको डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी है, उसकी वजह से पट्ठों में ही दर्द होता है। मरीज कंप्लेन करता है कि बैक ऑफ द थाई प्रॉब्लम हो रहा है, बैक ऑफ द कॉफ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जब आर्थराइटिस होता है तो नी की मैकेनिक्स चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से पट्ठों पे लोड पड़ता है। फिर वो मरीज़ बिस्तर तक रह जाता है, वो वॉशरूम तक भी नहीं जा सकता, फिर उसको इस किस्म के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। प्रोलॉन्ग दवाइयाँ खाने से गुर्दों के मसाइल भी हो जाते हैं, यूरिन के मसाइल भी हो जाते हैं, और पट्ठों में खिंचाव होती है। मेरा ख्याल है इनको एक्सरेस कराने चाहिए और एडवाइस लेनी चाहिए। सर, एक सवाल हमारा रह गया। हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी के पहले 30 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें कोई घुटनों में इंजरी हो जाए तो वो उसका इफेक्ट बाद में बहुत जी सर, इसका शॉर्ट आंसर ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सबको होगा। जिसको घुटने में चोट लग जाएगी या हिप में चोट लग जाएगी उसको जल्दी हो जाएगा। अच्छा, फुल स्टॉप। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, मैं आपको बताऊं ना। देखें, घुटने की चोट बड़ी कॉमन है, जो कि हमारे स्पोर्ट्समैन में हो सकती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो सकती है। इसमें एक होता है फ्रैक्चर। पहली चीज़ यह है कि घुटने के अंदर का फ्रैक्चर हुआ है, इसको बर वक्त इसका इलाज होना और सही इलाज होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों में जब वो फ्रैक्चर आप पूरी तरह बिठाते नहीं हैं या इलाज लेट हो जाते हैं तो उनको आर्थराइटिस हो जाता है, और बहुत जल्दी हो जाता है विदिन। यानी अगर आप कहें कि 30 साल का जवान है, उसको एक फ्रैक्चर हुआ है, तो अगले हो सकता है कि अगर वो सही जुड़े ना तो अगले 5 सालों में उसको घुटने का आर्थराइटिस हो सकता है। ये फ्रैक्चर से रिलेटेड है। दूसरा लिगामेंट इंजरी है। अच्छा, घुटने के जो होते हैं ना, 2 लिगामेंट साइड पे होते हैं, 2 अंदर होते हैं। ACL और PCL अंदर होते हैं, और मीडियल और लैटरल कोलैटरल साइड पे होते हैं। अगर इनमें से मीडियल लैटरल या ACL की इंजरी या PCL की इंजरी होगी तो उसको भी बड़ा जल्दी आर्थराइटिस हो जाएगा। क्या वो इंजरी ठीक हो जाती है? हाँ, अच्छा, अब मैं कॉलर ले लूं, फिर से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मुजफ्फराबाद से बात कर रहा हूँ। अतीक रहमान, मेरी वालदा के ना अपना गुर्दों का मसला हुआ था, तो उनकी जो है ना टांगों में, अब वो बिल्कुल ही वो चलने के काबिल नहीं रही, मतलब चलती हैं वो उससे बाइक और वो वाकर। उनकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है उनकी? इनकी वालदा है 70 ईयर ओल्ड है, और ये इनको घुटने का आर्थराइटिस लग रहा है, जो कि इनकी सिम्टम से लग रहा है। तो जो हम पहले भी आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बता चुके हैं, इनको भाई अच्छे तरीके से आप जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, इनके एक्सरेज होंगे, इनकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ना, उसको मेडिसिन से इलाज किया जाता है। अच्छा, उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज़ की जाती हैं, और उनसे भी काफ़ी लोग बेहतर हो जाते हैं। जिन लोगों का आर्थराइटिस ज़्यादा सीवियर होता है या ज़्यादा हो चुका होता है, उनको फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। देखें, अगर आपने नी रिप्लेसमेंट भी करानी है तो उसका भी एक टाइम है। ठीक है। अगर आप इस हद तक आ गए कि आप बिस्तर से नहीं उठ सकते,
तो फिर उसमें नी रिप्लेसमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने टाइमली डॉक्टर की एडवाइस पे फॉलो करना है, उसका अमल करना है, उसके मुताबिक यू नो आपने ट्रीटमेंट लेना है। तो मरीज़ जो है लिंगर ऑन करते रहते हैं, पहले वो मोहल्ले तक रह जाते हैं, फिर वो घर तक रह जाते हैं, फिर वो कमरे तक रह जाते हैं, फिर वो बिस्तर तक रह जाते हैं। जब वो बिस्तर तक रह जाते हैं, एट दैट टाइम दे डिसाइड फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो सर्जरी इज़ नॉट अ मिरेकल। तो जादू नहीं है कोई, तो उसका पूरा प्रोसेस है, उसमें मरीज़ की मोटिवेशन, एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाइमली होना चाहिए जो भी इलाज है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस क्वेश्चन के अगेंस्ट। बिल्कुल ज़रूरी। और देखें, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारे ज़्यादातर मरीज़ जो है ना वो एक मिसाल देते हैं कि जी वो हमारे मोहल्ले में फ़लाने बंदे का ऑपरेशन हुआ था, वो तो बिस्तर पे है। अच्छा देखें, ऑपरेशन वाकई कोई मिरेकल नहीं है। ऑपरेशन जो है ना अच्छी जगह से ऑपरेशन कराना चाहिए, टाइम पे कराना चाहिए। और नंबर जो 2 चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन के बाद की फ़िज़ियोथेरेपी। अगर आप फ़िज़ियोथेरेपी नहीं करेंगे, अच्छे से अच्छा ऑपरेशन ख़राब हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, ऑर्थोपेडिक के जो ऑपरेशन है उनकी एक और चीज़ मैं आपको बड़ी करैक्टरिस्टिक बताता हूँ। वो ये है कि एक मरीज़ जिसको फ्रैक्चर होगा और वो ठीक हो जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो ठीक हो गया। लेकिन जो ठीक नहीं होगा वो लंगड़ाता हुआ जाएगा, हर बंदा पूछेगा और वो कहेगा जी जिसका ऑपरेशन होता है वो ख़राब हो जाता है। उसकी वजह कि आपको ख़राब वाला सिर्फ नज़र आता है और वो जो ठीक हो जाते हैं वो चुपचाप अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसी एक कॉलर मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मेरी अभी आप लोगों से बात हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी अभी। क्या पूछा था आपने? सर मेरे घुटने में शदीद दर्द है, एक घुटने में और एक में थोड़ा कम दर्द है, एड़ियों में भी दर्द रहता है। मैं बता दूं, डॉक्टर साहब ने आपको ये बताया था कि आपके जो करीब 3 जो आपको ऑर्थोपेडिक आपके कोई सर्जन है जो हड्डियों जोड़ों के माहिर हैं, आप उनको एक दफ़ा चेक कराएं। वो आपके घुटनों का MRI करेंगे या स्कैन करेंगे तो वो उनको अपने घुटने की पोजीशन का पता लगेगा। क्योंकि वो कहते हैं हम यहाँ बैठ के तो आपको एक हतमी राय नहीं दी जा सकती कि आप उसके लिए क्या करें, लेकिन ये गाइड किया जा सकता। जी सर, मैंने ना आज यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जी, उस यूरिक एसिड भी हो सकता मुझे। बात ख़त्म होगी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हर जो दर्द है ना वो यूरिक एसिड की वजह से नहीं है। ठीक होगी। तो यूरिक एसिड का दर्द यूरिक एसिड की वजह से हम उस वक्त कहेंगे जब जोड़ में से हम पानी निकालेंगे, उसको लेबॉर्ट्री भेजेंगे, माइक्रोस्कोप में हाइपर यूरेट क्रिस्टल्स नज़र आएंगी। सही फिर होगा। हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम यह है कि वो हर दर्द को यूरिक एसिड का दर्द समझते हैं और यूरिक एसिड का टेस्ट करा लेते हैं। इवन अगर आपका यूरिक एसिड हाई भी है तब भी ज़रूरी नहीं है कि जो घुटने में सोजिश है वो यूरिक एसिड की वजह से। कुछ लोग रिस्पॉन्ड कर जाते हैं यूरिक एसिड की दवाइयों पे और वो समझते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं कि यूरिक एसिड की वजह से हमें प्रॉब्लम थी। यूरिक एसिड की जो दवाई है उसमें सोजिश के भी इफ़ेक्ट है, तो वो सोजिश में आराम आ जाता है तो मरीज़ समझते हैं हम उस वजह से ठीक होगी। तो प्लीज़ अननेसेसरी दवाइयाँ मत खाइए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पैरासीटामोल से ठीक हो सकती हैं, तो आप पैरासीटामोल से ठीक कर लीजिए। डॉक्टर साहब, एक मिथ है हमारी सोसाइटी में, वो कहते हैं कि आर्थोपेडिक सर्जन जो है ज़्यादातर पेन किलर्स देते हैं। ठीक है, और वो एक लॉन्ग अरसे तक जब आप पेन किलर खाते हैं तो वो इफेक्ट करती हैं आपके लिवर को भी, किडनीज को भी, स्टमक को भी। तो ये मिथ कहाँ तक दुरुस्त है? काफ़ी हद तक देखें, कोई भी दवाई है, वो चाहे पेन किलर है या कोई और दवाई है, वो लंबे अरसे के लिए नहीं है। आपको एक अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन देखता है और आपको कुछ मेडिसिन देता है जो आपकी लिए ज़रूरी है, पेन मेडिकेशन, आपको उतने ही अरसे के लिए लेनी चाहिए। हमारे लोग क्या होते हैं कि एक दफ़ा हम उनको अगर हमें दिखाने आते हैं, हम मेडिसिन लिखते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली ले रहे होते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम उस दवाई से नहीं होता, प्रॉब्लम एक और तरीके से होता है। अच्छा, होता यह है कि अब एक पेशेंट है जिसने ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, उन्होंने उसको पेन मेडिकेशन और दूसरी दवाइयाँ दी और वो घर चला गया। अच्छा, अब उसको कल जो है ना वो जबड़े में दर्द हुआ, वो डेंटिस्ट के पास पहुंचा। डेंटिस्ट ने देखा कि जी इसकी दांतों में इन्फ्लेमेशन है। उसने उसको जो है ना एंटीबायोटिक्स दी, पेन किलर दिए। अब पेन किलर डबल हो गए। अच्छा, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास अपने शुगर चेक कराने गया। उसने कहा यार इसके तो जबड़े में भी दर्द है, चलो मैं इसको ना साथ ये भी दवाइयाँ लिख देता हूँ। अच्छा, ज़्यादातर हमारे पेशेंट का ये प्रॉब्लम क्यों होता है? इसलिए ये इस वजह से होता है कि वो अपनी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन साथ नहीं लेके जाते। मेरी तमाम इस चैनल के तवज्जो से लोगों से ये जो है ना गुजारिश है कि जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, आप अपनी तमाम प्रिस्क्रिप्शन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है कि वो उन्हीं में से कोई दवाई ऐड कर रहा हो। अगर आप वो नहीं देंगे वो डबल हो जाएगी। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आपके पास 3 पेन किलर्स आ गए, अब वो 3 पेन किलर आप कंटिन्यूसली लेंगे तो फिर गुर्दे ख़राब, वो बेड़ा कर। अच्छा, जो हमारे जो पेन किलर होते हैं ना, देखें
इसका एक हमारे पास जो तरीका होता है ना, वो एक ख़ास डोज के ज़रिए हम उनको देते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे रहे होते। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि पेशेंट अपनी मर्ज़ी से भी ले रहे होते हैं, कुछ डॉक्टर से ले रहे होते हैं, कुछ 2 डॉक्टरों से ले रहे होते हैं, फिर प्रॉब्लम आता है। कॉलर मेरे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वर्दी साहब, मदर बात कर रहा हूँ जफराबाद से। जी जी। गुजारिश थी कि मेरी मिसेस का उनको बैक पेन होता है और प्लस जो है ना उनकी जो टेल बोन है वहाँ पर पेन होता है और पाँव जो है ना सुन होता है। उम्र कितनी है? उम्र 40 है। 40 उम्र है। पाँव शुगर है या नहीं? शुगर है? नहीं, शुगर वगैरह नहीं है। नहीं, शुगर वगैरह नहीं है। पाँव सुन होते हैं। ठीक, अगेन वही कमर का दर्द है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो मुआयना करेगा तारों का, सारी तारें ठीक हैं या नहीं। सारी तारें ठीक काम कर रही हैं, सेंसेशंस ठीक हैं, पावर ठीक है, सिर्फ कमर का दर्द है, तो वो आपको दर्द की दवाई देगा, पॉस्चर केयर बताएगा, विटामिन B12 देगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। मतलब कि देखना ये ज़रूरी है क्या है कि नर्व्स की प्रॉब्लम आ रही है या मसल्स की प्रॉब्लम आ रही है, और ये पेशेंट का मुआयना करने के बाद ही पता चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो मुआयना है। मुआयना है सबसे इम्पोर्टेंट मरीज़ है। मरीज़ को देखें, इन्वेस्टिगेशंस को मत देखें, पहले मरीज़ को पूरा देखें, फिर कोरिलेट करें इन्वेस्टिगेशंस को, उसके साथ मैच करती है नहीं करती। अगर मैच नहीं करती तो सर्जरी ना करें। सही है। अच्छा, पाँव का जो सुनपन है और पाँव के सूजन है, ये बड़े लोगों का कॉमन प्रॉब्लम है। ये हमारे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं। अच्छा देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। हमारे जो पाँव से जो खून जा रहा होता है वो हमारे मसल की मूवमेंट से ऊपर जा रहा होता है, यानी वो जो मोटर होती है ना, वो मसल मूवमेंट है। उम्र गुजरने के साथ साथ हम वो मोटर का इस्तेमाल कम करते जाते हैं। अच्छा, अब होता यह है कि एक आम पेशेंट जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर है, शुगर भी है, अब वो जब बैठेगा तो शाम को देखेगा कि उसके पाँव और एंकल सूज गए हैं। अच्छा, ये बीमारी नहीं है, ये उनकी इनएक्टिविटी की एक सिम्टम है। अच्छा, दूसरी एक जो सिम्टम है जो कॉमनली इस क्वेश्चन में पूछी गई थी कि पाँव का सुनपन होना, वो जो होता है इनएक्टिविटी भी उसकी वजह हो सकती है, और उसकी एक बड़ी वजह डायबिटीज़ भी है। लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ जो होती है, यानी जिस बंदे को शुगर 5-10 साल है और वो कंट्रोल नहीं है, अच्छी कंट्रोल नहीं है, तो उनके पाँव की सेंसेशन एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। कुछ को वहाँ पेन शुरू हो जाती है, कुछ को जलन होती है, और कुछ को सुनपन की सिम्टम्स आती हैं। तो इसको भी जो है ना हमें असेस करना पड़ता है कि किस किस्म का प्रॉब्लम है, और उसी हिसाब से जो है ना इलाज किया जाता है। तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं साथ पेशेंट्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को शुगर है वो अपने शुगर का कंट्रोल जो है ना वो अच्छा रखेंगे तो लॉन्ग टर्म अच्छा चलेगा। आप लोगों के मशवरों पे जो है ना गैर ज़रूरी चीज़ें करेंगे और शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर बहुत से प्रॉब्लम्स आपके हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, नॉर्मली एक बार माशरे में मिथ पाया जाता है जी कि घुटने के दर्द के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो इंजेक्शन लगा देगा, घुटने के अंदर इंजेक्शन लगा देगा, ठीक है, और ये बड़ा मिथ है। तो वो जो इंजेक्शन है जी वो फिर बड़ा नुकसान देगा, ठीक है, वो महीने 2 महीने तो आपके दर्द का आराम रहेगा, लेकिन वो आपके घुटने का बेड़ा गर्क कर देगा। ये इस पर थोड़ी सी वजाहत करेंगे, वो इंजेक्शन क्या है, उसका क्या कोई फ़ायदा होता है, कितने अरसे तक फ़ायदा होता है, क्या लगवाना चाहिए क्या नहीं लगवाना चाहिए? देखें, इंजेक्शन 3 तरह के आते हैं प्राइमरीली। एक तो स्टेरॉयड का इंजेक्शन आता है जो बहुत कॉमन है, पूरी दुनिया में लगता है, सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं लगता, पूरी दुनिया में लगता है। दूसरा PRP होता है जो आप अपना ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और प्लाज्मा उसमें डाल देते हैं। तीसरा हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन है, ठीक है। हर मरीज़ को सारे इंजेक्शन नहीं लग सकते और हर मरीज़ को एक इंजेक्शन भी नहीं लग सकता। अगर पेशेंट की अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है स्टेज 1 और 2, उसमें हम यूजुअली पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं और एक्सरसाइज बताते हैं। अब मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, इंप्रूव नहीं कर रहा, उसकी जो दर्द की दवाई है उसको एक हद से ज़्यादा खानी पड़ रही है, जो हम नहीं चाहते कि वो खाए क्योंकि उसके गुर्दे इफेक्ट होंगे। फिर हम उसको ऑप्शन देते हैं यंग एज में, रिलेटिवली यंग, 55-60 की उम्र में, कि आप PRP करवा लें या हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगवा लें। तो ये हो गया, ये इससे बेहतर हो जाता है। 3 और 4 में इंजेक्शंस का फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं है, उसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ती है। अब एक पेशेंट है जो बहुत ओल्ड एज का है, वो ना सर्जरी करवा सकता है और उसको जो है हाइलुरोनिक एसिड और PRP का फ़ायदा भी नहीं है, उसकी डिज़ीज़ बहुत एडवांस्ड है, तो आप उसको पेन मैनेजमेंट के लिए स्टीरॉयड का इंजेक्शन देंगे, ऑफ़र करेंगे। स्टीरॉयड की प्रॉब्लम ये है जो आप कह रहे हैं, स्टीरॉयड की प्रॉब्लम ये है कि उसमें फ़ौरन आराम आता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों से कुछ महीने के बाद दोबारा दर्द आता है जो पहले से ज़्यादा होता है। इसलिए हम यंग लोगों को स्टीरॉयड का इंजेक्शन रिकमेंड नहीं करते, हालांकि ये पूरी दुनिया में लगता है। हम उन लोगों को जो कि सर्जरी के लिए विलिंग नहीं है या किसी वजह से अनफिट हैं, उनका आपने पेन मैनेजमेंट तो करना है ना, आप उनकी ज़िंदगी तो कंफर्टेबल करना चाहते हैं, तो उसमें आप इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मरीज़ आपके क्लिनिक में आएगा आप उसको इंजेक्शन लगाएंगे, ऐसा नहीं है।
डॉक्टर साहब हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं, और जैसे डॉक्टर समीर ने बात की स्टीरॉयड की एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे जो जीपी हजरात हैं वो ना सिर्फ वो अभी तो इन्होंने इंजेक्शन की बात की है, वो खाने में भी बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड का इस्तेमाल करवाते हैं। तो क्या ये स्टीरॉयड का मुसलसल इस तरह का इस्तेमाल कोई नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि स्टीरॉयड का जो इस्तेमाल है ना, आम ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए नहीं करना चाहिए, और हमारे बहुत से जो साथी हैं वो ये करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। स्टीरॉयड का जो इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉयड है, या यानी जोड़ के अंदर जो स्टीरॉयड है, उसका इस्तेमाल इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में होता है। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का फेज़ भी हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस ना हो और इन्फ्लेमेशन हो, और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल रोमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस का एक पेशेंट है जिसकी इन्फ्लेमेशन ख़त्म नहीं हो रही, तो आप उसको टेम्परेरली या लॉन्ग पीरियड के लिए कम करने के लिए स्टीरॉयड का इंजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उस ऑस्टियोआर्थराइटिस की किसी भी पेशेंट को स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाना ये बिल्कुल ही अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हमारे कुछ जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि ओरल यानी स्टीरॉयड देते हैं टैबलेट्स की सूरत में, या वो इंट्रामस्कुलर स्टीरॉयड भी लगाते हैं, जोड़ों में भी लगा रहे हैं, उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सुमैर आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। बात कर रहे थे जी हड्डी और जोड़ों के हवाले से, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने की कि मरीज़ का मुआयना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे में एक नॉर्मल टेंडेंसी ये पाई जाती है कि हमारे घर में अगर एक फ़र्द किसी दवाई से ठीक हो जाता है, उसको बुखार था या इन्फेक्शन थी, तो वो दवाई हम संभाल लेते हैं, और अगर किसी दूसरे को वो प्रॉब्लम आती है तो हम वही दवाई उसको भी इस्तेमाल करवा देते हैं, और ये कहते हुए जी कि एक शख्स चूँकि इससे ठीक हो गया था तो आप भी इसी दवाई को इस्तेमाल करें तो आप ठीक हो जाएंगे। और इसी पे डॉक्टर साहब ने बात की है कि बात दवाई या प्रॉब्लम की नहीं है, असल बात होती है कि एक डॉक्टर जब एक पेशेंट का जब मुआयना करता है तो वो बेहतर किसी नतीजे पे पहुंचता है कि कब इसको कौन सी दवाई देनी है और कितनी मिकदार में देनी है। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी अगली इतवार। अल्लाह हाफिज़।